हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 24 सितंबर 2024 के 3 प्रमुख समाचारों पे चर्चा करते हैं या 3 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करते हैं, जिसमें से पहला है इजराइल और हिजबुल्लाह का जो वर्तमान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो बढ़ते बढ़ते लग रहा है कि एक पूर्ण युद्ध या टोटल वार के या यानी फुल स्केल वार के रूप में जा सकता है। पूर्ण युद्ध तो थोड़ा सा टेक्निकल शब्द है, फिर भी एक संपूर्ण वार के रूप में, युद्ध के रूप में, यानी एक युद्ध के रूप में वो बदल सकता है जो अभी संघर्ष है। जब बताएंगे तो उसको समझा देंगे क्या, क्यों मैं बार बार ये कन्फ्यूज कर रहा हूँ पूर्ण युद्ध कहने में या नहीं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, टेक्निकल पहलू है। दूसरा मुद्दा है कि भारत की जो है, भारत सरकार डेटा सेंटर हब बनने की जो उसकी योजना है, वह जो उसका महत्वाकांक्षा है, जिसे भारत एआई इंडिया मिशन के तहत जो है संचालित कर रही है, उसको परवान चढ़ सकता है। हालांकि उसको लेकर कुछ चुनौतियां हैं। जो S&P ने अपना एक शोध नोट प्रकाशित किया है, उसके तहत ये बातें कहेंगे और उसको हम देखेंगे। तीसरा मुद्दा है NSSO द्वारा जो है 2017 से हर वर्ष एक पीरियाडिक लेवल 4 सर्वे रिपोर्ट, यानी ये जो है आवधिक श्रमिक भागीदारी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, जो जून से लेके यानी जुलाई 2023 से लेके जून 2024 तक के बारे में जो है बेरोजगारी और रोजगार के संबंधित आंकड़े रहते हैं। और इसने ये बताया है कि जो बेरोजगारी दर है वो पिछले साल के ही तरह 3.2% पर अपरिवर्तित है। तो उसमें अभी हम देखेंगे क्या कुछ बातें कह रहा है। हालांकि इसको लेकर कुछ लोग कहते हैं कि ये उस तरह से बेरोजगारी का डेटा नहीं देती है जिस तरह से चाहिए, लेकिन खैर सरकार का डेटा है तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे। आइए पहले देखते हैं इजराइल और हिजबुल्लाह पूर्ण युद्ध के मुहाने पे। ये हैं इजराइल के प्रधानमंत्री और ये है हिजबुल्लाह में उड़ता हुआ धुआं। सोमवार 23 सितंबर को लेबनान में इजराइल के अटैक में जो है 400 के आसपास 394 से लेकर 400 से ज़्यादा लोगों की जान गई है। जो कहा जा रहा है कि 2006 के बाद जब इजराइल और लेबनान का युद्ध समाप्त हुआ था, तब से ये सबसे बड़ी कैजुअलिटी है हमले को लेकर। और ऐसा नहीं है कि इजराइल और लेबनान में बेसिकली हिजबुल्लाह के साथ और इजराइल के साथ कोई बहुत बढ़िया संबंध रहा है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से लेबनान द्वारा कई सारे मिसाइलें डाली गई हैं, इधर से भी कई सारी चीज़ें की गई हैं। पिछले अगस्त में ही उधर से सैकड़ों मिसाइल दागी गई थी, इधर से 100 से ज़्यादा जेट उड़ाए गए थे, उनके कई सारे कमांडर मारे गए थे, ये सब चल रहा था। लेकिन अभी जो दिख रहा है कि इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के लोगों से कहा है कि वो इलाका खाली कर दें और वहाँ पे हैवी जो है गोलाबारी जो है इजराइल द्वारा किया जा रहा है, जिससे ये लग रहा है कि कहीं ये पूर्ण युद्ध के तरफ तो न बदल जाए। अब ये है कि अभी जो इनके बीच में है ये संघर्ष है। कोई 4 मिसाइल दाग, कोई उधर से 2 मिसाइल दाग दिया, कोई इधर से जेट उड़ा दिया, कोई उनके कमांडर मार दिए गए, अभी चल रहा है। लेकिन जब ये पूर्ण युद्ध के रूप में बदल जाएगा, यानी एक युद्ध के रूप में बदल जाएगा, तब स्थिति ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, खासतौर से गाजा वाला रूप ले सकता है। ऐसा कोई और नहीं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं, उनका मानना है कि कहीं ये दूसरा गाजा ना बन जाए। और जिस तरह से मध्य पूर्व की विस्फोटक स्थिति है, उसमें ये कहीं ना कहीं आग में घी में नहीं, बारूद में आग लगाने जैसी स्थिति हो सकती है। आइए चलिए देखते हैं मुद्दा क्या है। तो देखिए 2006 के बाद से लेबनान जो है एक मध्य एशियाई देश है। ये जो है फिलिस्तीन से सटा हुआ, उत्तरी फिलिस्तीन से सटा हुआ है। और इसमें सबसे घातक दिन कहा जा रहा है क्योंकि 23 सितंबर को दक्षिणी लेबनान पर इजरायली हमलों में कम से कम 492 लोग, मैं तो 394 ध्यान था, 492 लोगों की मारे गए हैं और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। देखो हुआ क्या है कि इजराइल ने हमला किया है और उसका आरोप है कि उस पूरे क्षेत्र में जो है लोगों के घरों के नीचे हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट और मिसाइल्स जो है उसको जिसको कहते हैं बैरल्स, उसको वो स्थापित कर रखा है और उसके लिए वो हमला कर रहा है, जिसमें कई सारे लोगों की जान गई है, जो उसे कोलेटरल डैमेज के रूप में कह रहा है।
लेकिन ये मुद्दा जो है गंभीर है, इसीलिए देखिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरस कह रहे हैं कि उन्हें लेबनान के दूसरे गाजा में बदलने की संभावना का डर है। जिस तरह से लेबनान का पूरा गाजा का पूरा तहस नहस हो गया है, उसी तरह की स्थिति लेबनान में भी देखी जा सकती है कि इजराइल और हिजबुल्लाह लेबनान में युद्ध करते हुए पाए जाएं। देखिए, जब से हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के दक्षिणी इजराइल के हिस्सों पर गाजा जो है गाजा से बर्बरतापूर्वक आतंकवादी कार्य किया था, जिसमें 1200-1500 से ज़्यादा 1700 से ज़्यादा कह सकते हो कि इजरायली लोग मारे गए हैं। 200-250 लोग जो है बंधक बनाए गए थे, जिसमें से आज भी गाजा में जो है उम्मीद की जा सकती है कि जीवित हो, लेकिन कई लोग लग रहे हैं कि वो मृत होंगे, वो बंधक के रूप में हैं जो अपने घर नहीं पहुंचे हैं, 100-150 से ज़्यादा लोग। और उसके बाद इजराइल ने गाजा पे जवाबी कार्रवाई की थी और उसके हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह ने जो है इजराइल पर कई सारे मिसाइलें दागे और तब से वो लगातार वो चीज़ें जो है चल रहा है। लेकिन जो अभी घटनाक्रम हुआ है वो इतनी तेज़ी से बदला है कि लग रहा है कि एक फुल स्केल वार, पूरी तरह से एक युद्ध हो सकता है। फुल स्केल वार और जो अभी चल रहा है इसको संघर्ष में, देखो संघर्ष वो होता है जब तक कि दोनों देश एक दूसरे के ऊपर जो है सेनाओं का जो है आक्रमण न कर दे, यानी बाउंड्री क्रॉस करके शुरू न कर दे। बाकी इस तरह से हवाई हमले और इस तरह की चीज़ें जो है चलती रहती है, या आप कह सकते हो तकनीकी रूप से घोषित न कर दे कि अब वो युद्ध की तरफ कर रहे हैं, तब तक जो है जैसे हमले हो रहे हैं लेकिन कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है और कोई आगे बढ़ भी नहीं रहा। लेकिन ये कब तक ऐसा होगा, इसको लेकर कई सारे विशेषज्ञों को चिंता है, जिसमें से एंटोनियो गुटरेस भी हैं जिनको हमने अभी देखा। तो देखते हैं इजराइल और लेबनान और इजराइल में हो क्या रहा है। यानी आप लेबनान समझिए लेकिन उसको हिजबुल्लाह मानिए कि हिजबुल्लाह और इजराइल में हो क्या रहा है। हिजबुल्लाह के बारे में थोड़ा सा बता दें, हालांकि मैंने कई बार बताया, आप लोग भी जानते होंगे। ये हिजबुल्लाह जो है लेबनान स्थित एक शिया मिलिशियाई संगठन है जिसके पास अमूमन 50,000 तक के लड़ाके हैं जो काफ़ी ट्रेंड हैं। सीरिया वार में भी ट्रेंड है, हिजबुल्लाह लेबनान वार में भी, सिविल वार में भी ट्रेंड है। और इनकी स्थापना 1989 के आसपास जो है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड या जो IRG है जो ईरान का, उसके द्वारा स्थापित किया गया था। उसमें करोड़ों डॉलर उसने दिए थे, हथियार संसाधन सब देता है और वो उसका प्रॉक्सी है, बहुत बड़ा ताकत है उसका अगर कहें तो ईरान का। और वह देखा जाए तो उसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस या प्रतिरोध की धुरी जिसके तहत वो अपने इस्लामिक क्रांति को ईरान बचाए रखना चाहता है सुन्नी देशों से, यानी अरब और बाकी और देशों से, सऊदी अरब और सहयोगी देशों से, अमेरिका से और इजराइल से, इनके बचाने के लिए जो अपना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसी ने एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के तहत कई सारे प्रॉक्सी तैयार किए हैं, जिसमें हिजबुल्लाह है, हमास है, फ़लस्तीन में काम करने वाला मुस्लिम ब्रदरहुड है, या उधर यमन में हौती हैं या हूती जिसे कहते हैं, इराक और सीरिया में भी कई सारे मिलिशियाई संगठन हैं। तो हमास को तो अब धीरे धीरे इजराइल निपटा ही दिया है। बाकी जो है हिजबुल्लाह है, वो जब से हमास ने कार्रवाई की है तब से वो रॉकेट दागता रहता है इजराइल पे। इधर बीच क्या हुआ है कि देखिए पिछले अगस्त माह में हिजबुल्लाह ने इजराइल की ओर सैकड़ों रॉकेट दागे थे हिजबुल्लाह, और ड्रोन भी लॉन्च किया था, जिसके जवाब में इजराइल ने लेबनान की ओर 600 जेट भेजे हैं। इजराइल का कहना है कि उसने इजराइल के दूत ने UN में कल परसों कहा है कि लेबनान ने, यानी लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह द्वारा जो है 8,000 रॉकेट इजराइल पे इस वर्ष दागे गए हैं। तो ऐसे में वो अपनी कार्रवाई को वो कह रहा है, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। और जो हिजबुल्लाह ये हमला किया था वो कह रहा था जो है कि उसका हमला कह रहा था कि एक जवाबी कार्रवाई है। जुलाई में इजराइल द्वारा हिजबुल्लाह के वरिष्ठ कमांडर फुआद शुक्र की हत्या कर दी गई थी। बेरूत में, लेबनान की राजधानी बेरूत में ही फुआद शुक्र की जो है एयर स्ट्राइक में हत्या कर दी गई थी इजराइल द्वारा। हालांकि इजराइल ने उसे स्वीकार नहीं किया था, लेकिन लेबनान फिर उसके जवाब पे जो है मिसाइल दागा और इजराइल ने उस पर क्या दागा, जेट चलाया। उसके पहले ये जो रॉकेट हमला, ये इजराइल ने क्यों ऐसा किया, फुआद को क्यों मारा, क्योंकि एक उसके पहले इजराइल पर एक रॉकेट हमला हुआ था जिसमें गोलन हाइट पे, इजराइल नियंत्रित गोलन हाइट पे हुआ था, जिसमें 12 बच्चे और किशोर मारे गए थे। उसका बदला लेने के लिए इजराइल ने फुआद शुक्र को मारा, उसके बदले के लिए उन्होंने मिसाइल चलाई और उसके बाद जो है जेट भेजा गया। ये सब तो पिछले महीने था। इस महीने हुआ क्या कि इस महीने
लेबनान में एकाएक 3 से 4 हज़ार जो है पेजर फट जाते हैं और उसमें कई सारे हिजबुल्ला, और सभी हिजबुल्ला के ही थे, हिजबुल्ला के जो कार्मिक थे या जो उनके सदस्य थे वो घायल हो जाते हैं। और उसके बाद ही इजराइल द्वारा पुनः जो है हिजबुल्ला के जो रॉकेट के सिलोज हैं जहाँ पे रॉकेट रखे गए हैं, और वो सब के सब वो इजराइल के राष्ट्रपति ने अपना वो भी एक एक्स पे एक वीडियो, एनिमेटेड वीडियो किया है कि कैसे घरों के अंदर हिजबुल्ला रॉकेट को छिपाया है। तो ऐसे में उसने जो है वहाँ पे हमले शुरू कर दिया है। और ये देखिए कि इजरायली सेना ने अब कहा है कि अब दक्षिणी और पूर्वी लेबनान, जो लेबनान का दक्षिणी हिस्सा है नीचे का, या जो पूर्वी हिस्सा है उधर बगल में सीरिया के बगल में, उनसे कहा गया है कि भाई अब हिजबुल्ला के खिलाफ हवाई अभियान आगे बढ़ाना है, इसलिए अपने घरों को खाली करके आप लोग निकल जाओ। वो चाह रहा है कि सिविल आबादी वहाँ, ऐसे उसने गाजा के लिए कहा था कि आप वहाँ से निकल जाओ क्योंकि वो हिजबुल्ला पर कार्रवाई करेगा, और अगर वहाँ पे नहीं निकलते हो तो आप, चूंकि आपके घरों में छुपाया गया है इसलिए उसके लिए आप जिम्मेदार हो। और देखा जाए तो 2006 के बाद इजराइल हिजबुल्ला युद्ध जब 2006 में हुआ था, उसके बाद यहाँ के लोगों का ये सबसे बड़ा जो है पलायन है, ये बातें देखी जा रही है। और इजराइल कहा कि वह सीरिया के साथ लेबनान की पूर्वी सीमा और घाटी के क्षेत्रों को भी शामिल करके हमला करेगा, यानी दक्षिणी लेबनान नहीं, वो सीरिया के साथ जो पूर्वी और घाटी वाला क्षेत्र वहाँ भी करेगा, क्योंकि हिजबुल्ला का वहाँ पे गढ़ है। और 1982 में जो ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड है उसकी मदद से ही वहाँ पे 80 के दशक में जो है हिजबुल्ला की स्थापना हुई थी। तो इसलिए दिख रहा है कि ये गंभीर होता जा रहा है इजराइल का, क्योंकि इजराइल अब एक आगे की स्थिति बना रहा है। इसे इजराइल के सैन्य प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल का कहना है कि इजराइल हिजबुल्ला के खिलाफ अपने अगले चरण के ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, और उसके हवाई हमले पिछले 20 वर्षों में बनाए गए हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा क्या है, वही रॉकेट फोर्स और मिसाइल, ड्रोन, ये सब उनको तबाह करने के लिए किया जा रहा है। तो यानी ये दिख रहा है कि इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं बड़ी होती जा रही हैं, और इजराइल ने मन बना लिया है कि वो हिजबुल्ला के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे तोड़ेगा। उसके पहले देखिए उसने जो है इजराइल के पेजर अटैक के जरिए जो है, फिर वॉकी टाकी अटैक के जरिए उनके जो लॉजिस्टिक तंत्र में काम करने वाले लोगों को बेअसर करके फिर वो ये कार्रवाई कर रहा है। देखा जाए तो अब ये है कि क्या इजराइल हिजबुल्ला का मध्य ये जो तनाव है, अभी ये तनाव है क्योंकि ये पूर्ण युद्ध में नहीं हो रहा है, इसको कोई युद्ध के रूप में नहीं देख रहा है कि कोई इजराइल की सेनाएं घुस गई हों या फुल स्केल, जैसे उसने गाजा के खिलाफ जो है, हमास के खिलाफ एक टोटल वार के रूप में उसने कह दिया है कि पूर्ण वार उसने घोषित कर रखा है। ऐसी बात हिजबुल्ला के खिलाफ अभी इजराइल नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ ये कह रहा है कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और अगले चरण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे प्रश्न है कि क्या ये पूर्ण युद्ध के रूप में या एक वार के रूप में बदल सकता है, कि ऐसे ही जैसे चल रहा है ऐसे ही शांत हो जाएगा। अब इस पे डिपेंड करता है। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे उसमें एक है मध्य पूर्व विशेषज्ञ लीना खातिब है, इनका कहना है कि ये तनाव बढ़ रहा है लेकिन दक्षिणी लेबनान में स्थिति पूर्ण पैमाने पर युद्ध जैसी नहीं होगी, क्योंकि हिजबुल्ला और इजराइल दोनों एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए सीमित साधनों का ही प्रयोग कर रहे हैं, न कि फुल स्केल वार का प्रयोग कर रहे हैं। विशेषज्ञों का भी कहना है जैसे इन हमलों का जो है एक दबाव रणनीति है, जैसे लेबनान जो से हिजबुल्ला जो हमला कर रहा है उसकी स्थिति सिर्फ वो ये चाह रहा है कि इजराइल पर दबाव बने कि ये दूसरा फ्रंट खुल सकता है, और वो हमास पे जो प्रेशर गाजा में बनाया है उसको लेकर ट्रूस डील कर ले, जिसको इजराइल किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी ओर इजराइल को लगता है कि वो हिजबुल्ला को चाहे जो भी करेगा उससे उसकी सैन्य क्षमता कहीं ज़्यादा है, ऐसे में हिजबुल्ला पूर्ण तरह से युद्ध करने के लिए स्थिति में नहीं आएगा। इनको लेकर लोगों को लगता है कि युद्ध नहीं बदल सकता है, लेकिन ये तभी तक है जब तक कि ईरान इसमें न घुसता हो। हालांकि ईरान को रोकने के लिए ही अमेरिका की पूरी जंगी बेड़े, दो जंगी बेड़े वहाँ पे उपस्थित हैं, और जिस तरह से अमेरिका में चुनाव चल रहा है, अगर ईरान घुसता है तो समझ लीजिए कि ये पूरा मध्य पूर्व जो है, मध्य एशिया जो है, मध्य पूर्व जिसे बोलते हैं या वेस्टर्न एशिया, वो पूरा युद्ध का अखाड़ा बनने में देर नहीं लग सकती है। इसी बात को लेकर विशेषज्ञों को भी आशंका है, मुझे भी आशंका है, आप लोगों को भी आशंका, और ये होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा न्यूज है, समाचार है, वो ये है कि एक स्टैंडर्ड और पुअर एक संस्था है, उसका एक ग्लोबल शोध प्रकाशित हुआ है, नोट प्रकाशित हुआ है, जिसमें उसने कहा है कि अगले कुछ सालों में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में डेटा सेंटर और कंप्यूटिंग क्षमता के क्षेत्र में लगभग $100 अरब का निवेश की संभावना है।
और इसके साथ डेटा सेंटर का विकास होगा, एआई सिस्टम का विकास होगा, डिजिटल इकोनॉमी का विकास होगा और कंप्यूटिंग क्षमता भी बढ़ेगी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो बढ़ेगी नवीन प्रौद्योगिकी के रूप में बढ़ेगी। ये उसमें एसेंट पुअर का कहना है कि इसका ये जो निवेश होने वाला है इसका लाभ भारत को भी मिल सकता है, क्योंकि भारत सरकार इंडिया एआई मिशन के तहत जो है 10,000 करोड़ से ज़्यादा की जो उसका मिशन है वो इस तरह की क्षमता स्थापित करना चाह रही है और भारत को डेटा सेंटर के हब के रूप में स्थापित करी, जो काफ़ी कुछ उसको विकासशील देशों में उसको बढ़त भी मिली है, क्योंकि गूगल का, अमेजन का और इस तरह के संस्थाओं के डेटा सेंटर ऑलरेडी यहाँ पे हैं। लेकिन उसको लग रहा है कि उसका S&P का कहना है कि भारत को कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये नहीं कि भारत में कमी है, और भी देश अपने यहाँ बेहतर कर रहे हैं, जिसके कारण हमें चुनौती उत्पन्न हो सकती है। तो आइए इस पूरे रिपोर्ट को अपने इन्हीं जो है मुद्दों के आधार पर देखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो देखिए, भविष्य में भारत जो है एक डेटा सेंटर के रूप में, प्रमुख बाजार के रूप में उभर सकता है, क्योंकि उभरते बाजारों में इस उद्योग में तेजी देखी जा रही है, लेकिन उसे मलेशिया और वियतनाम जैसे देशों से भी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। ये बातें तो ठीक कि भारत को लाभ हो सकता है, क्योंकि ऐसी तेजी स्थिति है कि डेटा सेंटर की जो विकासशील देशों में या जो इमर्जिंग इकोनॉमी है उसमें डेटा सेंटर स्थापित करने की होड़ है। उसको देखेंगे कि क्या कारण है, लेकिन उसे भारत को मलेशिया और वियतनाम जैसे इमर्जिंग इकोनॉमी का भी उसको कंपटीशन, टफ कंपटीशन मिल सकता है। कौन कह रहा है? ये एक रिपोर्ट आई है, S&P का एक शोध नोट है, उसका अनुमान है कि अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र मतलब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ऐसी सुविधाओं के लिए $100 अरब के से अधिक का निवेश की संभावना है। इस निवेश से डेटा वृद्धि और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटलीकरण में वृद्धि का लाभ उठाया जा सकता है, ऐसा S&P का रिपोर्ट कह रही है कि इस पूरे क्षेत्र में $100 अरब से ज़्यादा का निवेश आएगा और ऐसे में इस क्षेत्र में लाभ उठाया जा सकता है। भारत द्वारा डेटा सेंटर की स्थापना और कंप्यूटिंग क्षमता विस्तार पर बल भारत चाह रहा है, क्योंकि ये देखिए जो परिस्थितियां हैं, यानी अगले 5 वर्षों में $100 अरब से ज़्यादा का निवेश की बात कर रहा है S&P, और ये उसी समय हो रहा है जब भारत सरकार खुद ही इस तरह के पहल अपना रही है अपने इंडिया एआई मिशन के तहत। देखिए, भारत सरकार का एआई बूम का लाभ उठाने का जो है के लिए डेटा सेंटर की स्थापना को सब्सिडी देने और स्टार्टअप और शोध संस्थानों जैसी छोटी संस्थाओं के लिए कंप्यूटिंग क्षमता तक पहुंच को आसान बनाने पर विचार चल रहा है। किसके तहत? इंडिया एआई मिशन, हालांकि उसको ऐसे बोलते हैं, इंडिया एआई ये मिशन है, ये सरकार का मिशन है कि भारत में एआई क्षमता को डेवलप किया जाए, जिससे क्या होगा, उसके लिए कि जो कंपनियां हैं उनको लाभ दिया जाए डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए, और बाकी जो स्टार्टअप हैं वो एआई क्षेत्र में निवेश कर सके, खासतौर से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, गवर्नेंस के क्षेत्र में। उसके लिए उनकी कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाने के लिए जो है 100 अरब लेवल वाले जो लेवल है, वो मशीन लर्निंग का एक लेवल होता है, उस आधार पे उनको कंप्यूटिंग क्षमता बनाने के लिए, जो चूंकि बहुत खर्चीला होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभी स्टार्टअप संभव नहीं है, तो सरकार खुद ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देगी जिसका इस्तेमाल स्टार्टअप आदि कंपनियां कर सकती हैं, ऐसा ये विचार कर रही है। इसमें जो है देखिए, कंप्यूटिंग क्षमता क्या होती है? नहीं, हाँ, कंप्यूटिंग क्षमता या कंप्यूटिंग एल्गोरिथम नवाचार और डेटा सेट के अलावा एक बड़ी एआई प्रणाली के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी के जरिए जो है लर्निंग मॉडल, एआई आर्टिफिशियल मॉडल को सिखाया जाता है। जितने देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जैसे आप एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझिए एक प्रोग्राम है जिसे मनुष्य की तरह बुद्धिमान बनाया जा रहा है, तकनीकी रूप से कृत्रिम बुद्धिमान बनाया जा रहा है। मनुष्य कब बुद्धिमान होता है? पैदा होते ही नहीं बुद्धिमान होता, उसमें क्षमता होती है। कब होता है? जितना ज़्यादा वो मेहनत करता है, जितना ज़्यादा वो चीज़ें पढ़ता है, बार बार पढ़ता है, जितनी बड़े पैमाने पर जितनी किताबें, जितना ज्ञान लेता जाता है, जितना अनुभव लेता जाता है, जितनी गलतियां करके सीखता जाता है, उतना बुद्धिमान होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी जितना बेहतर बनाना होगा उसके लिए ढेर सारे आंकड़े चाहिए, ढेर सारी सूचनाएं चाहिए, जहां से वो बहुत कुछ सीख सकता है, और उसको सीखने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग क्षमता चाहिए, प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए। वो चीजें
और बाकी जो चीजें मिलकर एआई प्रणाली को मजबूत बनाती हैं। और ऐसे में इसी को डेवलप करने को लेकर भारत सरकार की पहल है। डेटा सेंटर की स्थापना में भारत की वस्तुस्थिति क्या है, तो देखिए S&P का जो नोट है, जिस नोट के आधार बात कर रहे हैं, वो कह रहा है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के जो उभरते बाजार हैं या इमर्जिंग मार्केट हैं, वो 3 कारणों से विकसित बाजारों का एक आकर्षक बन रहे हैं। यानी जो विकसित देश हैं उनके यहाँ की कंपनियां अपना डेटा सेंटर, यानी जो सूचनाएं हैं, आंकड़े हैं, वर्तमान में कहा जा रहा है कि डेटा इज अ न्यू ऑयल। ऑयल क्या है, मतलब पेट्रोकेमिकल या जो पेट्रोलियम था, आज डेटा को ही नया ऑयल कहा जा रहा है और दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां डेटा सेंटर पे इस्तेमाल कर रही है। और आपको पता होना चाहिए, अभी इस पर चल रहा है कि रिलायंस भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर, दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने पर विचार कर रहा है। तो जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो विकासशील देशों में, इमर्जिंग इकोनॉमी में अपने डेटा सेंटर स्थापित करना चाह रही है। क्यों? क्योंकि डेटा सेंटर विकसित करने और संचालित करने की कम लागत आती है। अब आपको गोदाम बनाना है तो ऐसे जगह बनाइए जहां पे कम से कम खर्चे पर हो जाए। साथ ही में लेकिन ऐसे जगह आप गोदाम नहीं बनाएंगे, जैसे शहरों में गोदाम बनाना महंगा पड़ता है, थोड़ा आउटस्कर्ट पे चल जाइए, सस्ता पड़ेगा। लेकिन ऐसे जगह थोड़ी ना गोदाम बनाएंगे जहां पे ना रोड हो ना कुछ हो और चोरी करके लूट लें। तो उसके लिए क्या है कि डिजिटलीकरण और स्थानीय डेटा के निर्माण के लिए सरकारी समर्थन भी होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। और डिजिटलीकरण और अनुकूल जनसांख्यिकी के कारण डेटा की मांग में भी तेजी से वृद्धि होनी चाहिए। यानी जो आप कर रहे हो डेटा का डिमांड भी वहां पे तेजी होना चाहिए। और इस तरह से देखा जाए तो भारत में लागत भी कम आ रही है। डिजिटलीकरण और अनुकूल जनसांख्यिकी आप देख ही रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से दिनों दिन जो है हमारे लोग जो है उसको देखते जा रहे हैं, और जिस तरह से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जिस तरह से इंटरनेट पेनिट्रेशन है, वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। और साथ ही में स्थानीय डाटा केंद्रों के निर्माण के लिए सरकारें पहल भी कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें भारत के फेवर में भी हैं और अन्य लोग भी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए कि भारत में वर्तमान में 1 से 3 गीगावाट का जो है हमारे यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट है, डेटा सेंटर है, जहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। जो देखा जाए इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र के भारत के से और अलग जो देश हैं, जो और प्रयास कर रहे हैं हमारे कंपटीटर, उनसे बेहतर स्थिति में है। और जो है भारत में पहले ही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी बड़ी टेक कंपनियां अपनी डेटा सेंटर स्थापित कर रहे हैं। लेकिन यही रिपोर्ट कह रही है कि 2023 से 28 के बीच में मलेशिया में डेटा सेंटर व्यवसाय भारत की तुलना में ज़्यादा तेजी से वृद्धि कर सकता है। ये बात ये रिपोर्ट कह रही है। और ये रिपोर्ट कह रही है कि भारत को अपने डेटा सेंटर वाले वृद्धि के रूप में अब उभरते बाजारों से और विकसित देशों से, दोनों से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है। उभरते बाजारों से जैसे मलेशिया, जैसे वियतनाम, जैसे देखिए, तो उसमें देखिए मलेशिया में जोहर बाहरू एक नया डेटा सेंटर है। यहाँ पे एक हार्ड लैंडिंग स्पॉट बन गया है, क्योंकि वहाँ पे सरकार जो है बिजली, पानी, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्ता कर रही है। साथ ही में चूंकि सिंगापुर के पास में है, सिंगापुर में ऑलरेडी जो है कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वह सिंगापुर से सटा हुआ है, तो उसको फ़ायदा मिल रहा है। साथ ही में अगर देखें दूसरी तरफ विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, जापान देखें तो जो विकसित अर्थव्यवस्था में स्थापित बाजारों में डेटा सेंटर वाले ऑपरेटरों को समकक्ष सुविधाओं की तुलना जो है कम परिचालन जोखिम का सामना करना पड़ता है। यानी कि यहाँ पे जो विकसित देश में है, अगर किसी को डेटा सेंटर स्थापित करना है तो उनको जोखिम कम है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास एक सिक्योर वातावरण है, उनके पास एक सिक्योर लॉ है, वो चीज़ें। और साथ ही साथ अब जैसे देखिए जापान है, काफ़ी विकसित देश है, वो अपने यहाँ कह रहा है ठीक है टोक्यो में डेटा सेंटर स्थापित करना दिक्कत हो रहा है, चलो टायर 2 टायर 3 शहर में करो और हम सस्ते सारी चीज़ें देंगे। तो विकसित देश भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है डेटा क्या है। डेटा जो है वह ऑयल है, ऑयल माने काला सोना बोला जाता है। तो ये एक तरह से समझ लीजिए कि जो डेटा है वो सोना है। डेटा मतलब लोग कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं। अब जैसे टेस्ला का एक मामला था कि टेस्ला भारत में आना था, एकाएक नहीं आना हुआ। क्यों नहीं आना हुआ? क्योंकि टेस्ला चीन में जो वो ऑटोनॉमस वाली उसकी गाड़ियाँ चलती हैं, बिना ड्राइवरलेस गाड़ियाँ, उसको लेकर उसने बहुत ज़्यादा डेटा इकट्ठा किया और सारा डेटा वो चीन में रखा हुआ है। वो उसे लेकर बाहर आना चाहता है, लेकिन चीन उसको बाहर ले जाने नहीं देना चाहता है। और ये बहुत बड़ा मजबूरी है टेस्ला की, वो भारत नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको आगे अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इस ऑटोमेशन को बढ़ावा देना है। तो उसके लिए पढ़ने, जानने, सीखने के लिए जो है
वो डेटा चाहिए और डेटा वहाँ से हटेगा नहीं। तो ये चीज़ें जो है ये जो डेटा सेंटर है, जो आगे आने वाला टेक्नोलॉजी है, खासतौर से एआई वाला क्षेत्र है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भारत उसमें काम भी कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि काम कर रहा है, उसके लिए जो इंडिया एआई मिशन है, ये अपने इस मिशन के तहत अपनी कंप्यूटिंग क्षमता का विस्तार कर रहा है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही भारत सरकार द्वारा जो है इस इंडिया एआई मिशन के तहत ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें प्रोसेसिंग यूनिट होता है, खासतौर से अगर देखिए एनवीडिया का है, वो एक जीबी वाला प्रोसेसिंग क्षमता है जो है, या एक है, वो $10,000 का है। ऐसे 10,000 जीपीयू की क्षमता जो है भारत खुद से स्थापित कराना चाह रहा है, क्योंकि इनके खर्चे अभी बहुत ज़्यादा हैं, इनके दाम अभी बहुत ज़्यादा हैं। और कंप्यूटिंग क्षमता स्थापित करना हर कंपनी, बड़ी कंपनियां तो स्थापित कर लेंगी, लेकिन जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं उनको अपने एआई मॉडल को सिखाने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए। है कहाँ पे? भारत सरकार निजी और उसके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पे ऐसे ही 10,000 क्षमता जीपीयू क्षमता की जो है प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कर रही है। उसके लिए टेंडरिंग हो रही है। जो देखिए इसमें 10,000 जीपीयू के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। और इसका उद्देश्य ऐसे ही है कि हमारे पास एक ऐसा कंप्यूटिंग सेट हो जिसमें भारतीय भाषाओं को कवर करने वाले डेटा सेट पर 100 बिलियन मानदंड है, 100 बिलियन पैरामीटर के आधार पे, इतनी ज़्यादा जो है लेयर के आधार पे जो है हमारे यहाँ पे जो स्टार्टअप हैं, छोटे स्टार्टअप हैं, टेक कंपनियां हैं, वो अपने एआई मॉडल को ट्रेन कर सकें। वो क्या करें, किराए पे ले लें। क्यों सारा चीज़ें इस्तेमाल करना है, किराए पर लेकर अपना काम कर लें। जब ये सरकार का है कि इससे क्या होगा कि हमारे स्टार्टअप भी इन क्षेत्रों में अपना तेजी से एआई सिस्टम विकसित करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, और उनको जो बड़ी कंपनियों को स्केल ऑफ इकोनॉमी या बड़े होने का फायदा मिलता है, वो सरकार इसको पूरा करने के लिए तैयार है कि चलो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तुम आओ अपना स्टार्टअप एआई सिस्टम, नए नए सिस्टम जनरेट करो। ठीक है। और इसमें देखिए भारत का जो बुनियादी ढांचा है वो 50% वायबिलिटी गैप के रूप में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे है। इसमें यह भी तय है कि अभी कंप्यूटिंग की कीमत ज़्यादा है तो आप कम प्रोसेसिंग करो, लेकिन चीज़ें सस्ती होंगी तो आपको अपनी प्रोसेसिंग पावर भी बढ़ानी होगी, क्योंककि उसी तरह से मांग बढ़ने लगेगी। और ये देखा जाए तो टोटल जो 10,000 करोड़ से ज़्यादा की जो योजना है इंडिया एआई मिशन, इसमें 4,564 करोड़ रुपए कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए ही है भारत सरकार द्वारा लाया गया है। ठीक है। तो ये भारत सरकार का डेटा सेंटर हब बनने की जो महत्वाकांक्षा है, उसके लिए जो अवसर है, उसके लिए जो चुनौतियां हैं, और उसके लिए जो वो भारत इंडिया एआई मिशन है उसमें जो कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। अगला जो है वो NSSO 2017 से हर साल जो है पिछले जुलाई से लेके जून तक के वार्षिक आधार पे जो है वो बेरोजगारी या रोजगार का डेटा करता है, उसके पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे कहते हैं। वो अभी हाल में आया है और इसमें ये बात पता चली है कि पिछले साल की तरह ही इस बार भी बेरोजगारी दर 3.2% स्थित है। तो आइए ज़रा सा हम इसको देखें क्या मामला है। ज़्यादातर फैक्चुअल ही है, हालांकि देखिए इसको लेकर कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स, कई सारे विशेषज्ञ, कई सारे लेफ्ट विचारधारा वाले लोग कहेंगे कि ये डेटा सही नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए इसमें जो है जो लोग अपने घर में काम कर रहे हैं, यानी आप कह सकते हो कि फैमिली बिजनेस में है या अपना स्व वर्क कर रहे हैं, उनको भी रोजगार के रूप में गिना जाता है। जबकि जो और लोग होते हैं वो रोजगार के रूप में उसे गिनते हैं जिसमें वो किसी न किसी रोजगार पे रियल अर्निंग कर रहे होते हैं। चलिए वो बाद में है, वो दूसरा मुद्दा है। आइए जरा से इसको थोड़ा सा समझें। तो देखिए 23 सितंबर को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए बेरोजगारी दर 2023-24 में, और ये जो 23-24 है वो जुलाई 2023 है ना से जून 2024 तक के लिए आंकड़ा है। ठीक है, वित्तीय वर्ष से नहीं है, ये जुलाई से लेकर जून तक का है, में 3.2% अपरिवर्तित रही है। जबकि महिलाओं के लिए बेरोजगारी दर पिछले वर्ष के 2.9% से बढ़ के 3.2% हो गई है। इस बार थोड़ा सा अजीब आंकड़ा है, पुरुषों के लिए भी 3.2% बेरोजगारी दर है, महिलाओं के लिए भी 3.2% बेरोजगारी दर है, और ओवरऑल भी बेरोजगारी दर 3.2% है।
ये जो आंकड़े हैं ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय या एनएसएसओ द्वारा जारी किया जाता है और ये जुलाई 2023 से जून 2024 के लिए पीरियाडिक लेबर फोर्स वार्षिक रिपोर्ट से है और इसमें 2023-24 के दौरान महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए श्रम बल भागीदारी दर या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन दर 7 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, ये भी पता चला है। यानी कि 15 से ऊपर के जो भी लोग काम करने वाले हैं उनकी काम करने की इच्छा, या तो वो कहीं जॉब में हो या काम करने की इच्छा या लेबर मार्केट में उपलब्ध हो, वह 7 साल में सर्वाधिक रूप से पहुंच गई है, ऐसा ये रिपोर्ट कह रहा है। रिपोर्ट के मुख्य अंश देखिए तो देखिए पिछले वर्ष यानी जो आंकड़ा आया है उसमें 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए श्रम बल भागीदारी दर 60.1 है ओवरऑल। इसमें पुरुषों का 78.8% है और महिलाओं का 41.7% है। अब इसी को लेकर कुछ लोग कहते हैं कि इसमें जो महिलाओं वाली स्थिति है इसमें से ज़्यादातर फैमिली बिजनेस में हैं या बिना पैसे के काम कर रहे हैं, उसको भी जो है PFLA काउंट कर लेता है। ठीक है, जो भी हो वो बात की बात है, लेकिन अगर उसी को भी देखें तब भी ये काफ़ी बड़ा अंतर बना हुआ है। एक चिंता का विषय ये, आप लोग जब रोजगार वाला अपना सिलेबस पढ़िएगा तो उसमें ये ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं पुरुषों की और महिलाओं की अपेक्षा जो है रोजगार में काफ़ी अंतर है। ये भारत जैसे और विकसित देशों, विकासशील देशों में तो स्थिति बेहतर है, लेकिन भारत के लिए ये चिंता का विषय है। पिछले वर्ष 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात 58.2% है, यानी जितने लोग काम मांग रहे उसमें से कितने लोग काम कर रहे हैं ये आंकड़ा बता रहा है। पिछले वर्ष 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष और महिला दोनों के लिए सामान्य स्थिति पर बेरोजगारी दर 3.2% है, ये तो इसमें दिख रहा है। इसमें पुरुषों के लिए पिछला 3.3 से जो है उसके पिछले साल 3.3 था, उससे बढ़ के जो है उससे घट के 3.2 हो गया और महिलाओं के लिए 2.9 था, वो बेरोजगारी दर बढ़ के 3.2, यानी पुरुषों का 3.3 से घट के 3.2% पे बेरोजगारी दर आ गई, महिलाओं की 2.9 से बढ़ के 3.2 पे पहुंच गई और ओवरऑल 3.2 से 3.2 पर ही रह गई। अजीब सा लग रहा है लेकिन सच्चाई यही है। इसमें क्या महत्वपूर्ण खुलासा है ये और अगर देखा जाए तो देखिए ये बता रहा है कि हाल के वर्षों में श्रम बल भागीदारी में सबसे बड़ी वृद्धि हुई। खासतौर से ये रिपोर्ट 2017 के बाद से है, तो पिछले 7 सालों में ये दिखा रहा है कि सबसे जो है ज़्यादा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो जो है इसमें देखी गई है और पिछले वर्ष की तुलना में यह 2.7% की वृद्धि है और सर्वेक्षण के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो है वृद्धि दर जो है दिखाती है। और 2021-22 का आंकड़ा छोड़ दिया जाए, 2021-22 का आंकड़ा जो होगा वो कैसे होगा, जुलाई 2021 से लेके जून 2022 तक, यानी वो कोरोना और उसके बाद की स्थिति है, उसके बाद देखा जाए तो LFPR में हर साल लगातार वृद्धि हो रही है, ये बात ये दर्शा रहा है। क्षेत्रवार रोजगार देखा जाए, इस पे जो क्षेत्रवार यानी किस किस क्षेत्र में, और कृषि क्षेत्र में क्या रोजगार की स्थिति है, सर्विस इंडस्ट्री में क्या है, विनिर्माण में है, तो इसमें देखिए दिख रहा है कि कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी दूसरे वर्ष बढ़ी है, 46.1% हो गई है, यानी जितना लेबर काम करे उसमें से 46.1% हो गई है। ये 2020-21 में 46.5% से वो हाईएस्ट है, उसके बाद जस्ट यही देखिए पास है। 2020-21 का क्यों, क्योंकि ज़्यादातर लोग भाग गए थे, जो है कोरोना के कारण बंद हो गया था, तो जो कृषि और घरेलू क्षेत्र में चले गए थे, कृषि क्षेत्र में चले गए थे। सेवा क्षेत्र में भी वृद्धि देखी गई है, 29.7% लोग रोजगार में हैं, जबकि 2019-20 में 30.8 है, उससे जस्ट बाद है। और ये जो दिखाई गई है व्यापार, होटल, परिवहन में आदि में वृद्धि देख रही है, यानी कृषि में भी रोजगार में वृद्धि हुई है, सर्विस इंडस्ट्री में भी रोजगार में वृद्धि हुई है। लेकिन जिस पे हम ज़्यादा बल देना चाह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण क्षेत्र, उसमें स्थिति उतनी अच्छी नहीं है और इसमें जो है कहीं ना कहीं 1.1% की गिरावट आई है और सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ही वो सेक्टर है जो सेमी स्किल्ड या कम आय वाले, कम वेतन वाले ऑर्गेनाइज सेक्टर के रोजगार को जनरेट कर सकता है। तो ये एक चीज़ें हैं। अगर हम अपने पुरुष महिला बेरोजगारी दर में भिन्नता बनी हुई है, देखिए शहरी क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन देश के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। मुख्य कारण महिला बेरोजगारी और पुरुषकारी बेरोजगारी से स्थिर है। शहरी क्षेत्रों में महिला बेरोजगारी दर पिछले वर्ष 7.5% से घटकर 7.1% रही है, जबकि ग्रामीण स्थिति में स्थिति
डाउन हुई है। तो ये कुछ चीज़ें बता रही है। हम जरा सा PFLS रिपोर्ट के बारे में अगर देख लें, रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों के लिए लगाने के लिए 2017 में जो है PLFS लॉन्च किया गया है, यानी पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017 से लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य 2 रूपों में होता है। पहला, शहरी क्षेत्रों के लिए 3 महीने के छोटे समय अंतराल में रोजगार और बेरोजगारी के प्रमुख संकेतकों का अनुमान लगाना, यानी PLFS हर 3-3 महीने पे शहरी क्षेत्रों के लिए आंकड़ा देता है। और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों को मिला के, यानी जैसे अभी एक रोजगार के क्षेत्र में जो सालाना है उसको बेरोजगारी संकेतक ये देता है। तो ये 2 तरह के डेटा प्रकाशित करता है, शहरी क्षेत्रों के लिए हर 3 महीने में, और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को मिला के ओवरऑल जो है वार्षिक आकलन ये देता है। और इसके द्वारा जो है अभी ये जो रिपोर्ट है ये 7वीं रिपोर्ट है, और ये जो है रोजगार और बेरोजगारी के सभी पहलुओं को करते समय नौकरी के आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है कि रेगुलर आधार पे नौकरी के आंकड़े उपलब्ध हों। इसको लेकर सरकार ने 2017-18 से ही इसे लॉन्च किया। इसको लेकर, इसकी चीज़ों को लेकर कई सारी आलोचनाएं की जा सकती हैं, लेकिन जो इसकी रिपोर्ट है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। इससे जो जुड़े प्रश्न होंगे वो हमारे वेबसाइट पे होंगे, आप जाके वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बाकी नमस्कार, धन्यवाद।